ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए हम देख रहे थे यानी बीए पार्ट सेकंड के 2019 के अंदर जो एनसी का जो एग्जाम हुआ था, इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में किस तरीके से प्रश्नों के अंदर यानी प्रश्न पूछे जाते हैं 2021 में, इस प्रश्नों में से किस प्रकार के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। हालांकि मैंने पहले बता दिया क्लास में हमने 2020 के 19 के और 18 के प्रश्न करवा दिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्लास में नहीं आते हैं तो उसके लिए अपने यानी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू जारी है। क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं भाई। तो चलो अपने देखते हैं आज हम 2019 में जो एनसी के अंदर है 2019 प्राइवेट छात्रों में बीए पार्ट सेकंड के जो पेपर आया और इसके आधार पर 2021 में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम यानी हमने इससे पूर्व 2019 के अंदर देखा था कि जलवायु वाले टॉपिक में 62 पूछा गया था। इसमें पूछ लिया कोपन के अनुसार बांसवाड़ा का जलवायु प्रकार कौन सा है। तो देखिए कोपेन थॉर्नमेट टिरवाथा ने राजस्थान की विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। उसके आधार पर भारत में जिस दशाएं वहां की कंडीशन आई उसी के आधार पर यानी राजस्थान की जलवायु को भी 4 भागों में कोपेन ने मुख्य रूप से वर्गीकृत किया है। इस जलवायु का जो वर्गीकरण का अलग से वीडियो हमने बनाया है, क्लास में भी इसको क्लियर किया है, वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हम देखते हैं सीधा इस प्रश्न पर आते हैं। कोपेन के अनुसार यानी बांसवाड़ा का जलवायु प्रकार, तो ये आ जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश राजस्थान में कहाँ है, यानी ये आ जाता है डूंगरपुर, उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ होते हुए कुछ ये झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र माना है कोपेन ने, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश। तो रटना नहीं, इसको थोड़ा सा समझना है। समझने के अंदर देखें तो इसके अंदर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जो दक्षिणी राजस्थान है और दक्षिणी राजस्थान में भी कौन सा यानी डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है या वर्तमान का जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ है और इस कुछ मात्रा में उदयपुर वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र दशाएं पाई जाती है। तो इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यानी बांसवाड़ा किसमें आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसको चूंकि 50 शब्दों में लिखना है तो 50 शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में दक्षिणी राजस्थान विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और थोड़ा उदयपुर वाला जो भाग है वहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश के अंदर आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर इसमें हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, दूसरे पर्सन की तरफ। दूसरा ऐसे पूछ लिया राजस्थान की नदियों में, नदियों को कहते हैं अपुआ प्रणाली। तो राजस्थान में हमने डिस्कस किया था मैप के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से कि राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की नदियां हैं। कुछ नदियां तो यानी अरावली जल विभाजक रेखा का काम करती है, तो अरावली के पश्चिम की नदियां हैं, या तो थार के मरुस्थल के अंदर किसी झील में जाकर समाप्त हो जाती है, मरुस्थल में विलीन हो जाती है, और या क्या होती है जैसे लूणी है वो कानपुर गिर जाती है भाई कच्छ की खाड़ी में, पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी में। इसके अलावा माही और साबरमती ये भी कानपुर गिरती है यानी खंभात की खाड़ी में जो अरब सागर का भाग है। तो कुछ भाग बंगाल की खाड़ी का बनाता है, कुछ आंतरिक। तो 3 प्रकार की अपुआ प्रणाली आ गई। ये राजस्थान की अपुआ प्रणाली के अंदर नदियों के नाम पूछ लिए। हालांकि 7 नंबर के प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट है की बार 2021 के अंदर, तो इसके अंदर हम डिस्कस करें राजस्थान की आंतरिक अपुआ प्रणाली। तो आपको पता है कि राजस्थान के 60.2% भाग पर आंतरिक अपुआ प्रणाली पाई जाती है। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह प्रणाली की नदियां कौन सी है, तो नंबर 1 तो कालका शिमला से निकलने वाली जो गद्दर नदी है, जो कहीं पर तो सूतगढ़ के दौर में, कहीं पर पाकिस्तान में इसका अपुआ क्षेत्र हकरा है वहां तक चली जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है गद्दर नदी, जिसको नाली भी कहा जाता है, और प्राचीन काल की सरस्वती नदी के पेटे में ये नदी बहती है। जो हालांकि आंतरिक अपुआ प्रणाली की नदियों की लंबाई नहीं होती, फिर भी अमूमन 465 किलोमीटर लंबी है ये
घग्गर नदी। तो एक नंबर पर होगी घग्गर नदी। दूसरी नदी होगी भाई सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली कौन सी, कांकली नदी। तो कांकली नदी है, यानी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है, सीकर से झुंझुनू में बहती हुई, और ये कहाँ, चूरू में पहले बताते हैं कि राजगढ़ का जो रड़ुआ गांव है, रड़ुआ गांव की रोही तक आती थी। ये क्या कौन कहता है, चूरू का जो शोध ग्रंथ है वो कहता है। तो जो कांकली नदी कहाँ से निकलती है, सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से कहाँ गिरती है, यानी सीकर झुंझुनू में बहकर चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। अब ये चूरू में प्रवेश नहीं करती है, क्यों, क्योंकि इसके अपवा क्षेत्र का हमने अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण ये चूरू की सीमा से पहले ही समाप्त हो जाती है। तीसरी नदी हम देखें, जैसलमेर की कोंडरी ग्राम की पहाड़ी से निकलने वाली यानी कांकणी नदी। कांकणी नदी है 100 किलोमीटर बहने के बाद भुज झील के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, गिर जाती है। इसके अलावा यानी ये जो सांबर झील है, सांबर झील के अंदर भी कुछ छोटी नदियां हैं जो जाकर, जैसे यदि हम बात करते हैं रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है, मेढा है, ये नदियां यानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद यानी सांबर झील के अंदर प्रमुख रूप से गिर जाती है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार शाबी नदी है, वो भी शेवर की पहाड़ियों से निकलकर बैरोड, अलवर, तिजारा होते हुए हरियाणा में गुड़गांव के आसपास मुख्य रूप से समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार बाणगंगा है, उसको भी पहले हालांकि यमुना में मिलती थी, आजकल ये भी रुंडित नदी है। देखो प्रश्न इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि रुंडित नदी पर टिप्पणी लिखिए। तो रुंडित नदी है जो यानी आपने अपवा क्षेत्र को यानी वर्षा के अंदर अपने आसपास क्षेत्र में बिखेर देती है, और जो बाणगंगा नदी है जिसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है वो कहलाती है यानी रुंडित नदी। कौन सी, बाणगंगा नदी। तो इस प्रकार आंतरिक अपवा प्रणाली की 5-6 नदियों के नाम इसके अंदर लिखने थे। यदि आप ये थोड़ा सा कर देते हो कि कांकरी नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सीकर झुंझुनू बहकर चूरू सीमा पर समाप्त हो जाती है। कालका शिमला हिमाचल प्रदेश से निकलकर बहकर छत्तीसगढ़ के दोनों में विलुप्त हो जाती है। कांकड़ी नदी जैसलमेर के यानी कोटरी गांव की पहाड़ी से निकलकर भुज झील के अंदर गिर जाती है। तो यानी और बढ़िया तरीके से इफेक्टिव बनता है। और ये चीजें चूंकि ये उद्देश्य अपना ये नहीं है कि कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ में करवाना। तो लू है, मावट किसे कहते हैं, या गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, या राजस्थान का जो लिग्नाइट कोयला है उसका क्या नाम है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, धात्विक खनिज। तो ये जो प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार रेट में पूछा गया यानी बैडलैंड ट्रॉपिक या बेहड़ भूमि क्या है, यानी राजस्थान भारत में सर्वाधिक बेहड़ भूमि कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। तो कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की आंतरिक अपवा प्रणाली के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। तो अब की बार यानी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 नंबर का प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यूट्यूब के ऊपर, और क्लास में इसको दोनों जगह करवा दिया गया है, तो उसका भी अवलोकन करें। तो यदि हम देखें माही बजाज सागर परियोजना पर, चूंकि ये 2 नंबर का है तो सटीक उत्तर देना है। इसके अंदर यानी शब्द सीमा वही 50 से 60 शब्द इसके अंदर होने चाहिए। तो इसके अंदर यानी हम देखना चाहें तो जो माही नदी कहां से निकलती, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, और बांसवाड़ा का जो खातू गांव है वहां से प्रवेश करते हुए और ये डोंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए अंत में कानपुर चली जाती, गुजरात में चली जाती है। तो बांसवाड़ा के अंदर देखें तो खादू गांव से प्रवेश करने के बाद थोड़ा अंदर जाते हैं, 16 किलोमीटर दूर जाने पर एक यानी यहाँ का बोरखेड़ा गांव आ जाता है। तो बोरखेड़ा गांव के अंदर यानी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए यानी 1966 के अंदर इसका यानी उद्घाटन उसमें यानी प्रमुख रूप से क्या है इसका किया गया। तो यानी सीधी सी स्टिक सा उत्तर देना है कि जो दक्षिणी राजस्थान में या आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल, विद्युत उपलब्ध करवाने वाली जो बहुउद्देशीय परियोजना है
जो माही नदी पर बजाज सागर बांध कहाँ बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है, जिसके कारण बांसवाड़ा के आसपास वाले क्षेत्रों में न केवल सिंचाई उपलब्ध होती है, पेयजल तथा यानी विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। तो वो जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसको भी हमने यानी डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से यानी समझा था। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उपलब्ध करवाने वाली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। और माही बजाज सागर परियोजना यानी बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा गांव पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध से विद्युत उत्पादन भी होता है, उसमें सिंचाई के काम से नहरें भी निकाली गई है और पेयजल के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसी जो घाटी परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिसमें राजस्थान और गुजरात की यानी दोनों की संयुक्त भागीदारी है, लेकिन विद्युत राजस्थान ही इसका उपभोग है वो सारा का सारा करता है। 45-55 का रेशियो है दोनों के अंदर। तो ये हो गया माही बजाज सागर परियोजना। तो मैंने बता दिया 7 नंबर के प्रश्न में यानी जो इम्पोर्टेंट है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि बड़े में भी पूछा जा सकता है लेकिन बड़े प्रश्न कम आएंगे। तो देखिए इससे पूर्व वाला जो वीडियो था हमने देखा था गाय की प्रमुख नस्लें, और अब 2019 के मेन एग्जाम में क्या पूछा, राजस्थान में भेड़ की नस्लें कौन कौन सी है। तो भेड़ की नस्लें हैं राजस्थान में पशु संपदा का हमने अलग अलग भेड़ों पर अलग बनाया है। गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, या जो अन्य पशु है अपना राजस्थान का विरासत पशु ऊंट के बारे में भी अपने अलग से वीडियो बनाया है। तो अब उनका भी हम अवलोकन आप कर सकते हो, तो उसका लिंक है मैं उसके अंदर डाल दूंगा, तो उसको भी आप विस्तार से देखें। तो राजस्थान में भेड़ की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो सर्वप्रथम जो कि अपने शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं वहीं से इस प्रश्न के अंदर देखते हैं। तो नंबर 1 भेड़ आती है शेखावाटी। शेखावाटी भेड़ कह दो या इसको कहते हैं चौपड़ा भी इसी का नाम है, छापरी भेड़ भी इसको कहते हैं, और भारत की मैरिनो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यानी मैरिनो कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है, और भारत की मैरिनो कैसे कहते हैं, इस शेखावाटी। तो सीकर-चूरू, झुंझुनू और उसके जयपुर के आसपास वाले बेल्ट के अंदर ये भेड़ है वो प्रमुख रूप से क्या है, ये भेड़ पाई जाती है, जिसका रेशा थोड़ा मुलायम होता है, ऊन थोड़ी लंबी होती है, और यानी ये जो भेड़ आ जाती है कौन सी, शेखावाटी भेड़। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरी जो भेड़ आ जाती है उसको कहते हैं यानी बीकानेरी चौकला, या जिसको कहा जाता है मगरा या चक्री। ये रीट के अंदर प्रश्न पूछा गया है, पटवारी एग्जाम में आया, मगरा किसकी वंश है, भेड़ की, गाय की, इस प्रकार से दे दिया। तो मगरा, चक्री या बीकानेरी चौगला, ये बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्रों में ये जो भेड़ पाई जाती है, और हमने एक एक भेड़ का डायग्राम, कौन सी भेड़ कहाँ क्षेत्र में क्या विशेषता है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़, तो मारवाड़ यानी हमने डिस्कस किया, मारवाड़ी भेड़ मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, और मारवाड़ी भेड़ की सबसे बड़ी विशेषता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा सोनाड़ी या चनोथर, यानी जिसके कान लंबे होते हैं, लटकते हुए जाते हैं, इसलिए इसको चनोथर कहा जाता है। इसका दूसरा उपनाम है यानी सोनाड़ी। इसके अलावा यानी आपके जालोर के आसपास वाले क्षेत्रों में खैरी भेड़ भी पाई जाती है। तो ये भेड़ की प्रमुख नस्लें आ जाती है। तो ये हमने देख लिया भेड़। अब आता है लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र। तो राजस्थान में सारा का सारा कोयला 4 प्रकार का होता है। इसके अंदर यानी एंथ्रास यानी पिट, लिग्नाइट यानी ब्यूटमेन, एंथ्रासाइट। तो राजस्थान के अंदर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है, जो हालांकि हल्की किस्म का है, धुआं अधिक देता है, कार्बन की मात्रा यानी लगभग 40 से 45% इसमें होती है, जिसके कारण धुआं ज्यादा देता है। क्योंकि अपने राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर सरस्वती, धरस्वती नदियां बहती थी, और इस क्षेत्र के अंदर
समुद्र था और समुद्र के डेल्टाई क्षेत्र में सघन वनस्पति थी और नीचे दबने से जो कम दाब लगा तो ये अपना लिग्नाइट कोयला बना। बाड़मेर क्षेत्र में जो तेल निकल रहा है उसमें ताप दाब ज्यादा हुआ तो अवसादी चट्टानों में क्रूड ऑयल इकट्ठा हो गया। तो उसके बारे में भी हालांकि आगे हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र। तो पहले तो लिग्नाइट है क्या? तो लिग्नाइट को ही क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। और इस भूरे कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 45% इसके अंदर प्रमुख रूप से होती है, जिसके कारण धुआं ज्यादा होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, एक तो ये आ जाता है बीकानेर, और बीकानेर के अंदर एक तो आ जाता है यानी पलाना क्षेत्र, और दूसरा आ जाता है बरसीपुर या इसके आसपास वाला जो चानेरी वाला जो क्षेत्र है, वहां पूरे यानी कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो वहां देखें तो 5,60,000 टन लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर देखिए, बीकानेर से लगता हुआ जो क्षेत्र है नागौर, तो नागौर के अंदर भी यानी कोयला पाया जाता है। वो भी कौन सा? लिग्नाइट कोयला प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो यानी बीकानेर के अंदर जो यानी नागौर है, नागौर के अंदर है मेड़ता रोड। तो मेड़ता रोड है, वहां पूरे ये प्रमुख रूप से क्या है? कोयले के यानी भंडार, लिग्नाइट कोयले के भंडार है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो नागौर का मेड़ता रोड है, या लगभग 30 लाख टन कोयले के भंडार है वो इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो कोयले के भंडार है जो ये क्षेत्र आ जाता है यानी बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर यदि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का यदि हम नाम देखना चाहें तो वो एक स्थान है कपूरडी। तो कपूरडी है, यहां 30 करोड़ टन, कितने? 30 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वो पाए जाते हैं। तो रटने की आवश्यकता नहीं। तो लिग्नाइट यानी पिट के बाद लोअर क्वालिटी का ये कोयला है जिसको भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन की मात्रा 40 से 45%, जिसके कारण धुआं ज्यादा, इसमें कार्बन की मात्रा यानी धुआं ज्यादा ये देता है। और तीसरा यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर तो बरसिंहपुर है, पलाना है, चानेरी के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर यानी कोयला पाया जाता है। इसके अलावा यदि नागौर का मेड़ता सिटी या मेड़ता रोड के आसपास वाले क्षेत्रों में 30 लाख टन कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बाड़मेर का जो कपूरडी है वह 30 करोड़ टन यानी लिग्नाइट कोयले के भंडार है वो पाए जाते हैं। हालांकि इसके अंदर ऊर्जा संसाधन के अंदर खनिज संसाधनों में कोयले का हमने विस्तार से अध्ययन किया है कि 7 नंबर के प्रश्न के अंदर किस प्रकार से बनेगा, वो चीजें भी हमने यानी देख ली थी। तो लिग्नाइट कोयला अब की बार भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर के प्रश्न के अंदर आने के पूरे चांसेस इसके यानी बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वस्त्र निर्माण केंद्र। और वस्त्र में भी आपको पता है कि राजस्थान में यानी सबसे ज्यादा जो वस्त्र है वो सूती वस्त्र है। तो सूती वस्त्र के उत्पादन के प्रमुख केंद्रों के अंदर हम बात करें तो आपने देखें तो राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र है या ऊनी वस्त्र, उसके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। तो वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सूती वस्त्र के यानी बड़े केंद्रों में देखते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना अजमेर के ब्यावर के अंदर, कौन सी? जी कृष्णा मिल 1889 में स्थापित हुई। यहीं पर दूसरी मिल 1906 में एडवर्ड मिल, वो भी कहां? ब्यावर अजमेर में स्थापित हुई। तीसरी मिल 1925 में महालक्ष्मी मिल के नाम से यानी स्थापित हुई, वो भी कहां? ब्यावर में। तो एक तो इसका केंद्र कौन सा हो गया? ब्यावर, जिसमें प्रमुख रूप से 3 मिलें हैं, दी कृष्णा मिल्स, एडवर्ड्स मिल्स और तीसरी महालक्ष्मी मिल। तो एक तो आ गया कौन सा भी उत्पादन केंद्र यानी आपका ब्यावर अजमेर। दूसरा यदि हम बात करते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, कहां है भाई? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के अंदर यदि बात करें तो लगभग 14 सूती वस्त्र की मिलें पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक यानी जो कपड़ा का उत्पादन होता है वो भी भीलवाड़ा। और 2009 को भारत सरकार ने उसको एक्सपोर्ट का दर्जा दे दिया। यहाँ से सीधा कपड़ा विदेशों के अंदर भी निर्यात है वो किया जा सकता है। तो भीलवाड़ा के अंदर द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मॉडर्न ग्रुप भी वहां पर भी यानी इसी के अंदर है, या शूटिंग सर्टिंग मिल वो भी भीलवाड़ा के अंदर
स्थित है। तो भीलवाड़ा के अंदर 14 मिलियन राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा यानी अन्य गुलाबपुरा है, वो भी राजस्थान स्पिनिंग वीविंग मिल्स यानी पाई जाती है। इसके अलावा अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र है, जिसको आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आ गया वस्त्र निर्माण के प्रमुख केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं राजस्थान में ग्रासिया के निवास क्षेत्र। ग्रासिया भी दोनों जनजातियों का डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो उसमें प्रत्येक की क्या क्या वेशभूषा, क्या खान पान है, रहन सहन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। फिर भी चूंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें हम किस प्रकार से लिखें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो ये हमारी ग्रासिया जनजाति है, तो वो अपने राजस्थान के मैप में देखते हैं तो राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर ग्रासिया जनजाति है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये मिलती है, यहाँ से लग जाऊं, सिरोही, इसके बाद राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ मात्रा में जो ग्रासिया है वो पाया जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। तो प्रमुख सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, पाली वाला जो क्षेत्र है पाया जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से यानी 90% जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही का, एक तो आबू रोड और दूसरी यदि देखना चाहें तो पिंडवाड़ा। तो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों के अंदर यानी सर्वाधिक मात्रा में ग्रासिया पाए जाते हैं और वो कहाँ है? सिरोही। तो आबू रोड और दूसरा यदि हम देखना चाहें तो पिंडवाड़ा, 2 तहसीलों में सर्वाधिक है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर और पाली में प्रमुख रूप से ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है भाई बताइए? भील के लिए दक्षिणी राजस्थान आएगा, कौन कौन से जिले आते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। ये जनजाति भील का आवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पूरा है। तो प्रश्न एक बार ग्रासिया से पूछ लिया जाता, दूसरी बार भील से। और मोस्ट इंपोर्टेंट है बड़े प्रश्न में अब की बार ग्रासिया जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वही आ गया डोग क्षेत्र और इसी को कहते हैं चंबल के बीहड़ क्षेत्र। तो डोग क्षेत्र का हमने डिस्कस किया था कि पूर्वी राजस्थान के अंदर चंबल नदी के द्वारा जो वर्षा ऋतु के अंदर यानी अवनालिका या उबड़ खाबड़ या जो खंड आकृति कहते हैं उसको बेहड़ या इसी को कहते हैं डोग क्षेत्र। तो राजस्थान में सर्वाधिक डोग क्षेत्र सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली वाला जो बेल्ट उसको डोग क्षेत्र कहते हैं। और करौली को तो डोग की रानी के नाम से जाना जाता है पटवारी के अंदर। और दूसरा राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो डोग क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो डोग क्षेत्र यानी जो कि भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि के कारण इस क्षेत्र में दस्यु तथा अपराधियों की शरणस्थली रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ खड़युक्त स्थलाकृति है और उस क्षेत्र के अंदर वन संपदा भी है और जहाँ वहाँ के लोग चोरी करके डाकू इस क्षेत्र में यानी क्या हो जाते थे? चले जाते थे। तो यह डोग क्षेत्र यानी इस प्रकार इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो डोग क्षेत्र के अंदर डोग की रानी कहा जाता है यानी कहा करौली को सर्वाधिक डोग क्षेत्र यानी बैडलैंड ट्रॉपिक इसको भी कहते हैं उत्खात स्थलाकृतियां। जो कौन बनाती? भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियां बनाती है चंबल नदी। यह नीट के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया है जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर इसका हमने डिस्कस विस्तार से किया था। तो ये चीजें आ जाती है डोग क्षेत्र या इसको कहते हैं बेहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आ गया अरावली के पश्चिम में सर्वाधिक ग्रामीण व नगरीय जिले यानी अरावली ये सिरोही से लेकर ठेठ यहाँ तक अरावली अलवर तक। तो अलवर या शिखर झुंझुनू का कुछ पार्ट भी इसके अंदर आ जाए। इसके पश्चिम के अंदर यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर पाई जाती है और नगरीय जनसंख्या है वो कहां पर मिलती है। तो देखिए आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में प्रतिकूल दशाएं कहाँ मिलती है? जैसलमेर, बाड़मेर जो इस क्षेत्र के अंदर मिलती है। तो यहाँ पूरे यानी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा मिलेगी।
जैसे 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यानी लगभग यानी बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जिले के अंदर यानी 93% लोग क्या है, ग्रामीण हैं। 7% लोग इस शहरों में निवास करते हैं। कहां पर, पर्टिकुलर बाड़मेर जिले के अंदर 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें। इसके बाद इससे लगता हुआ जो जिला है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर यानी यदि हम देखें तो 86.7% जनसंख्या है। 86.7% जनसंख्या क्या पाई जाती है, ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ भी 13.3% लोग ही शहरी जनसंख्या इसके अंदर यानी निवास करते हैं। तो जैसलमेर में यानी इसके बाड़मेर में 93, जैसलमेर 86.7। इसके बाद तीसरा स्थान आता है हनुमानगढ़ जिले का। तो हनुमानगढ़ के अंदर यदि हम बात करें तो 80.7%, यानी 80 पॉइंट जो यानी 60% या कुछ किताबों में मिलता है 80.3%, यानी लगभग 80% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। इसके बाद चौथा स्थान यदि हम बात करें तो इसे लगता हुआ गंगानगर आ जाता है 72%। इसके बाद पांचवें स्थान पर अपना चूरू आ जाता है 71.7% जो जनसंख्या है वो शहरों के अंदर यानी गांवों के अंदर निवास करती है। तो इसमें बाड़मेर के अंदर 93% आ जाता है। इसके बाद यानी जैसलमेर में 86.7 आ जाता है, 80.3 हनुमानगढ़, इसके अलावा 72% आ जाता है गंगानगर में, 71.7% आ जाती है चूरू जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख ली ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और यानी सर्वाधिक नगरीकृत जिले कौन से हैं, जो अरावली के पश्चिम में। हालांकि वैसे देखें तो कोटा के अंदर है नगरीकृत, लेकिन क्योंकि इसमें अरावली के पश्चिम में पूछा है और प्रश्न को थोड़ा घुमाया है तो सर्वाधिक मिलती है, यानी इससे लगता हुआ जैसलमेर से यानी बाड़मेर से लगता हुआ जोधपुर। तो जोधपुर में 34.3% जनसंख्या है वो शहरों के अंदर निवास करती है। क्योंकि उसमें कई इंडस्ट्रियल उद्योगीकरण भी हुआ है। जैसे आपने देखा पीछे अखबारों में पढ़ा, कोरोना के अंदर जो लगने वाली जो वैक्सीन है वो सर्वाधिक यानी जोधपुर के अंदर भारत में दूसरे स्थान पर आता है कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाई जाती है अपने जोधपुर में बनती है। तो कई प्रकार का उद्योगीकरण इस क्षेत्र में हुआ है, कई प्रकार की कोचिंग संस्थाएं इसमें हुई है, जिसके कारण जोधपुर के अंदर नगरीकरण द्रुत गति से पिछले 10-15 सालों में सर्वाधिक मात्रा के अंदर हुआ है। इसके बाद दूसरा बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर दूसरे स्थान पर आता है और बीकानेर के अंदर नगरीकरण बात करें तो 33.9% जो जनसंख्या है, यानी लगभग यदि हम देखें तो 33.9% जो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो वो नगरीकृत पाई जाती है। उसके बाद तीसरा स्थान अपने चूरू का आता है और चूरू के अंदर 71.7 थी तो लगभग हो गया 28.3% जनसंख्या चूरू के अंदर नगरों में निवास करती है। और चूरू के अंदर यानी धीरे धीरे नगरीकरण का विस्तार चूरू के आसपास वाले जो बड़े कस्बे उन क्षेत्रों में नगरीकरण सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया अरावली के पश्चिम में सर्वाधिक ग्रामीण और नगरीय जिले। तो नगरीय जिलों के अंदर नंबर 1 पर आता है जोधपुर 34.3, दूसरे स्थान पर बीकानेर में 33.9, तीसरे स्थान पर आ जाता है चूरू 28.3% आ जाता है। अब हम अंतिम बिंदु की तरफ पूछते हैं। जैसे इसने ग्रामीण नगरीय जनसंख्या पूछ लिया, इसके अंदर छोटे प्रश्न साक्षरता से क्या तात्पर्य है उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस। हाड़ौती प्रदेश में चंबल की सहायक नदियां, थोड़ा सा प्रश्न को तो यानी हाड़ौ चंबल, ये चंबल और में कौन कौन सी सहायक नदियां यहाँ पर आकर मिलती है तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी काली सिंध नदी है, काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और यानी ये यानी 12 झालावाड़ होते हुए कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर है, किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध देवास मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में मुख्य रूप से प्रवाहित होते हुए अंत में चंबल में मिलती है। इसके बाद पार्वती नदी है और पार्वती नदी भी क्या है यानी का उद्गम सीहोर जो मध्य प्रदेश के अंदर है
और 12 जिले यानी पार्वती नदी ये तो निकलती है यहाँ काली सिंध, जो आहू और काली सिंध पर ही गागरोन का किला है। दूसरा यानी यहाँ से निकलते हुए और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर कौन सी पार्वती नदी का उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश होते हुए 12 जिले से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा परवन है, आहू है, ये नदियां भी चंबल की सहायक नदियों के अंदर हाड़ौती क्षेत्र में। इसमें देखिए वैसे तो देखें तो चंबल की लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नदियां हैं, जिसमें इसमें पूछ लिया हाड़ौती प्रदेश में चंबल की सहायक नदियां, तो हाड़ौती के अंदर 3-4 ही नदियां हैं जिसका हमने डिस्कस कर लिया। नंबर 1 तो आ जाती है यानी पार्वती नदी है जो यानी मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलकर 12 जिले में बहती हुई यानी सवाई माधोपुर के समीप चंबल में मिलती है। इससे पूर्व हमने काली सिंध है जो देवास मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा परवन है, आहू है, ये नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां हैं जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है। तो ये तो हो गया अपना ये प्रश्न। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये साक्षरता से क्या तात्पर्य है। तो साक्षरता से किसे कहते हैं, यानी 7 या 7 से अधिक वर्ष का वह व्यक्ति बच्चा जो पढ़ने लिखने जानता हो, वो बेसिकली क्या है साक्षरता। ये न्यूनतम क्राइटेरिया है तो वो साक्षरता कहते हैं। हालांकि साक्षरता का हमने विस्तार से अध्ययन पूर्व वीडियो के अंदर किया है। इसके अंदर यानी अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट है मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं। पिछली बार पूछा था मिट्टी के प्रकारों के बारे में, तो मृदा किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, रटने की आवश्यकता नहीं। मृदा भूपृष्ठ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों और विभिन्न प्रकार के खनिजांशों, वनस्पति, जीवाश्म अवशेष के समेकन से 1.5 से 2 इंच मोटी जो परत है उसको क्या कहा जाता है, मृदा या मिट्टी कहा जाता है। और मिट्टी अपगर रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। और वर्तमान परिदृश्य में देखें तो मृदा के अंदर ऊसर है, बंजर है, रेह है, कलर जैसी कई समस्याओं का सामना कर रही है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कृषि पद्धति करने या अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड व केमिकल पदार्थों के डालने, जैविक खाद का यानी कम प्रयोग हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके कारण ये मृदा यानी को उपजाऊ बनाया जा सके। जैसे किसान का मित्र केचुआ है, उसको जैविक खाद डालेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। और भारत का जो केरल राज्य है इन 2015 में ही पूर्णतः जैविक खाद का उपयोग करने वाला राज्य है। राजस्थान के डूंगरपुर जिला में भी यानी जैविक खाद पूर्णतः प्रयोग करने वाला जिला बन गया है डूंगरपुर। तो ये हो गया अपने यानी 2019 का जो प्राइवेट का 2019 में एग्जाम आया उसका हमने डिस्कस किया। इससे पूर्व जो सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 के अंदर, तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से आपस में तुलनात्मक कर और उसके आसपास वाले जो प्रश्न बनते हैं उसका हमने विस्तार से डिस्कस किया। इसके बाद अगले वीडियो में अपने एक नए यानी पेपर के साथ उसके बड़े प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।